गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार व लवण। तो हम जो है वो अपने दैनिक जीवन में कई सारे रसायनों का उपयोग करते हैं और कई सारे जो है वो पदार्थ जो हम कई सारे खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उसमें से कुछ का स्वाद हमें खट्टा लगता है, कई सारे पदार्थ जो हमें कड़वे लगते हैं। तो ये उनमें पाए जाने वाले अलग अलग रासायनिक पदार्थों की वजह से जो उनका स्वाद रहता है। तो इन्हीं के बारे में जो हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, इनके गुण जो वो क्या होते हैं, क्षार के क्या गुण होते हैं, लवण के क्या गुण होते हैं, तो आप लोगों ने छोटी क्लास में भी ज़रूर पढ़ा होगा। अम्ल, ये इन्हें इंग्लिश में एसिड्स कहा जाता है, तेजाब भी जो वो नाम दिया जाता है हिंदी में इन्हें। तो ये अम्ल जो है वो अंग्रेजी भाषा में एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द एसिडस से जो वो बना हुआ है, और एसिडस का मतलब होता है खट्टा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि अम्ल जितने भी है वो सारे के सारे जो है वो स्वाद में खट्टे जो है वो होते हैं। अम्लों का स्वाद जो है वो खट्टा जो है वो होता है, सारे के सारे अम्ल खट्टे होंगे। दूसरा इनका गुण है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को जो है वो लाल करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये नीले लिटमस को लाल करते हैं या लिटमस क्या है। तीसरा इनका गुण है कि ये जो अम्ल है वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो है वो देते हैं। जब इन्हें पानी में जो है वो घोला जाएगा अम्लों को, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो देंगे उसके अंदर। और कुछ अम्ल जो है, प्रबल अम्ल, वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रकृति का मतलब ये, अगर हमारी स्किन पे जो है वो गिरेंगे तो हमारी स्किन जो है वो उसमें खुजली या उसमें जलन जो है वो पैदा करेंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे उसको, और वो जलन जो है वो त्वचा जो है वो जल जाएगी। तो इसको बोलते हैं संक्षारक प्रकृति। तो कई सारे जो है वो अम्ल है जिन्हें हम जो है वो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कुछ जैसे नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनके बारे में और आगे डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। तो ये इनके कुछ गुण हैं। इसी तरह से क्षार जो है, क्षार जो है वो स्वाद में जो है वो कड़वे होते हैं। फिर ये इसका उल्टा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर रहे थे, क्षार जो है वो नीले लिटमस को जो है वो लाल लिटमस को नीला जो है वो करेंगे। क्षार जो होते हैं वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन जो है वो देते हैं। ये इनका जो है वो गुण है। और अम्ल की तरह ही जो है वो प्रबल जो क्षार होंगे उनकी प्रकृति भी जो है वो संक्षारक होती है, यानी ये भी जो है वो अगर हमारी स्किन पे जो है वो गिरेंगे तो जो है वो त्वचा को जला देंगे। तो इसके उदाहरण है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कई सारे जो है वो। तो आपने जो है वो सुना होगा एसिड अटैक के बारे में, है ना। कई सारे जो है वो शरारती तत्व या गुंडा प्रकृति के लोग जो है वो अम्ल जो है, एसिड जो है वो फेंक देते हैं, जिसकी वजह से त्वचा जल जाती है। तो यही वो संक्षारक प्रकृति की वजह से होता है। अगले है लवण। लवण जो है, जब अम्ल और क्षार, कोई सा भी अम्ल कोई सा भी क्षार आपस में जब क्रिया करेंगे तो बनने वाला पदार्थ जो है वो लवण जो है वो कहलाएगा। अब ये लवण जो बन रहे हैं वो अम्ल और क्षार से बन रहे हैं। तो बनने वाले लवण की प्रकृति जो है वो अम्लीय भी हो सकती है, कुछ क्षारीय हो सकते हैं, या फिर जो वो उदासीन, तीनों में से कुछ भी जो वो हो सकते हैं। जैसे हम उपयोग में लेते हैं सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे जो आगे अपन पढ़ेंगे। अब ये जो अम्ल या क्षारीय पदार्थ जो है, तो जैसा कि नाम से अभी जो नाम क्या, अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये संक्षारक प्रकृति के होते, यानी ये अपनी त्वचा को जो है वो जला देते। अब जो है वो अगर हमें कोई पदार्थ दिए जाए तो हम उनकी पहचान जो है वो कैसे कर पाएंगे कि ये जो दिया हुआ पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। तो हम उसे जो है वो डायरेक्ट जो है वो छू तो नहीं सकते, क्योंकि जो है वो अम्ल या क्षार प्रबल है तो वो हमारी त्वचा को जला सकता है। हम उनको जो है वो स्वाद भी जो है वो उससे टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि संक्षारक प्रकृति है, वो हमको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, हानि जो है वो पहुंचा सकती है। और केवल देखने से जो है वो भर से हम उन्हें पहचान नहीं सकते। जैसे मैं आपके सामने दो टेस्ट ट्यूब जो है वो देता हूँ, ये दो परख नली है और दोनों के अंदर जो है वो लिक्विड जो है वो भरा हुआ जो है वो नज़र आ रहा है हमें। इसमें भी लिक्विड है और इसमें भी जो है वो लिक्विड है। अब हम जो है वो इनको छू नहीं सकते, और केवल देखने भर से तो जो है वो पहचान होती नहीं है कि ये क्या है और ये क्या है। तो इन्हें पहचानने के लिए कुछ जो है वो पदार्थ काम में लिए जाते हैं, और उन पदार्थों को जो है वो नाम दिया जाएगा सूचक। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग जो है वो परिवर्तन कर देंगे, और रंग परिवर्तन करके हमको जो है वो
पहचान करवाएंगे कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो ये पदार्थ कहलाते सूचक। अब ये सूचक जो है वो दो तरह के जो है वो हो सकते हैं। एक प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, तो कई सारे ऐसे जो वो है पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और सूचक की तरह काम करेंगे, जैसे लिटमस। लिटमस नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। ये लिटमस जो है वो लाइकेन, जो कि एक सहजीवी जो है वो पादप है, जिसमें कवक और शैवाल दोनों साथ में रहते हैं, तो ये लाइकेन नामक जो है वो पादप से जो है वो प्राप्त किया जाता है। उसके रस से जो है वो उसको बनाया जाता है और इसको दो जो है वो अलग अलग जो है वो रंग में जो है वो मिलेगा, लाल लिटमस और नीला लिटमस, जिसे कागज की पट्टी पर जो है वो लगा करके उनकी पट्टी जो है वो तैयार की जाती है, नीला लिटमस और लाल लिटमस। इसी तरह से हल्दी जो है वो उसको भी हम कागज़ की पट्टी बनाकर जो है वो काम में ले सकते हैं और वो क्षार को पहचानने में काम आएगी। गुड़ल के जो फूल होते हैं लाल, उनका रस निकाल के हम अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से लाल पत्ता गोभी, चुकंदर, ये सब जो है वो प्रकृति से मिलने वाले पदार्थ हैं और ये जो है वो हमें अम्ल या क्षार की पहचान जो है वो करवाएंगे, अपना रंग जो है वो बदल करके। तो ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक इसी तरह से संश्लेषित सूचक जो है वो जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उन्हें जो है वो कहा जाएगा संश्लेषित सूचक। और ये एग्जाम में कई बार जो वो क्वेश्चन आता है कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, तो नाम है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन क्षार के साथ में बढ़िया सा गुलाबी जो है वो रंग देता है, डार्क, और मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्ल या क्षार के साथ में अलग अलग रंग देता है, लाल और पीला। तो अभी हम जो है वो इनकी पहचान जो है वो लिटमस की मदद से करते हैं कि ये जो हमारे हाथ में लिए हुए पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। तो मैं लिटमस जो है वो लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास दो कागज़ की पट्टियाँ हैं, एक का कलर आपको नीला दिखाई दे रहा है और एक जो है वो लाल रंग की जो है वो पट्टी है, तो इसे नीला लिटमस कहा जाएगा और ये जो है वो लाल लिटमस कहलाता है। अब हम बारी बारी से जो है वो इनको इस परख नली के अंदर जो है वो डालकर देखते हैं कि किस परख नली में किसका रंग चेंज होता है, उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। मैं नीले लिटमस को इस परख नली में जिसमें ज़्यादा विलियन है उसमें जो है वो डाल रहा हूँ। तो ये मैंने डाल दिया और आप जो है वो देख पा रहे हैं कि इसका रंग जो है वो लाल हो गया, है ना। नीला लिटमस जो था वो लाल जो हो गया, तो इसकी पहचान हो गई कि ये जो है वो क्या है, अम्ल है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। अच्छा, अगर जो है वो अम्ल के अंदर हम लाल लिटमस डुबाए, तो ये लाल लिटमस डुबाए तो इसका जो है वो रंग नहीं बदलेगा। तो लाल लिटमस हमने अम्ल में डुबाया और आप देख पा रहे हो कि इसके रंग में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो अम्ल जो है वो लाल लिटमस के रंग को नहीं बदलेगा। फिर अब हम जो है वो दूसरी परख नली जो है उसके अंदर जो है वो डुबा के देखते, नीले लिटमस को हम जो है वो डालें अगर इस दूसरी परख नली में, तो दूसरी परख नली में डालने पर हम देख पा रहे हैं कि नीला लिटमस मैंने डाला इसमें और नीले लिटमस को डालने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो नीला ही है, उसका रंग जो है वो बदलता नहीं है, वो नीला ही जो है वो है। और अगर जो है वो इसमें लाल लिटमस डाला जाए तो जो है वो देखे क्या होता है, तो इसमें लाल लिटमस जो है वो डाल के देखते हैं हम, और आप देखोगे कि लाल लिटमस जो है वो कैसा हो गया, नीला जो है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब लाल लिटमस को ये नीला कर रहा है, यानी ये विलियन जो हाथ में लिया है ये क्षार है। तो इस तरह से क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है। अब ये एक और जो है वो है जिन्हें जो है वो कहा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक, पीले रंग की जो पट्टी है। तो ये पीले रंग की पट्टी भी जो है वो हमें किसी विलियन जो है उसके अम्ल या क्षारीय होने की, साथ ही साथ में कितना प्रबल अम्ल है या कितना प्रबल क्षार है उसकी भी जो है वो पहचान करवाता है। तो इसको भी अगर जो है वो हम डुबा के देखें क्षार के अंदर जो है वो, तो आप देखोगे कि इसका रंग जो है वो बदल गया, है ना। इसका रंग जो है वो हरा जो है वो हो गया। तो आप देख पा रहे इसका रंग जो है वो हरा जो है वो कर दिया इसने जो है वो। और अगर मैं अम्ल के अंदर जो है वो डालूं इसको, तो हम देखेंगे कि इसका रंग जो है वो लाल गुलाबी जो है वो हो जाएगा। तो ये जो है वो अम्ल में डालने पर इसका रंग जो है वो लाल हो गया। तो ये जो है वो
सार्वत्रिक सूचक जो है इसके ऊपर रंग जो है वो अलग अलग लगे हुए और इनके ऊपर नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पीएच के बारे में। इन रंग से इनका मैच किया जाता है कि किस रंग के साथ में इसका मैच हो रहा है, जिससे इसके पीएच के बारे में जो है वो पता चल पाएगा कि ये जो है वो कितना पीएच का जो है वो विलयन हमने लिया है। तो ये थे अम्ल और क्षार के जो है वो गुण। अब आगे जो है वो सूचक के अंदर हम जो है वो दूसरे सूचक जो है वो गंधीय सूचक के बारे में बात करें। तो गंधीय सूचक वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना गंध जो है वो परिवर्तित करके हमें अम्ल या क्षार की पहचान करवाते, तो उन्हें कहा जाएगा गंधीय सूचक। जैसे प्याज, वनीला, लौंग का तेल, ये जो है वो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में इनकी गंध जो है वो बदल जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है वो अम्ल है या क्षार जो है वो है। फिर अम्ल या क्षार के जो रासायनिक गुणों की बात करें तो एक गुण जो है वो आज हम पढ़ते हैं, धातुओं के साथ में अगर जो अम्ल की या क्षार की जो अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या होगा, धातुओं के साथ जब भी जो अम्ल या क्षार जो है वो क्रिया करेंगे तो एक हमेशा जो है हाइड्रोजन गैस जो वो देंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी है, कई बार जो है ये पूछा जाता है कि अम्ल धातुओं के साथ में क्रिया करने पर जो है वो कौन सी गैस देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो याद रखना है। तो देखिए अम्ल जो है वो कोई सा भी अम्ल जो है वो अगर हम ले लें, जैसे कि इस क्रियाकलाप हमारे बुक में दिया हुआ अम्ल ले लिया तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसके अंदर जस्ता जो है धातु जो है वो डाली हमने, तो गैस के बुलबुले जो है वो बनेंगे यहाँ पर जो है वो, और वो गैस इस निकास नली से होते हुए बाहर जो है वो आएगी। निकास नली का दूसरा सिरा हमने साबुन का एक घोल जो है वो बना रखा है, और इस साबुन के घोल के अंदर जो है वो इसका दूसरा सिरा जो है वो डाला हुआ। तो जैसे ही गैस जो है यहाँ से बाहर निकलेगी तो साबुन के बुलबुले जो है यहाँ पर गैस जो है वो बुलबुलों के रूप में बाहर जो है वो निकलेगी, और इन बुलबुलों के पास में अगर हम कोई जलती हुई तीली या मोमबत्ती जो है वो ले जाए तो ये बुलबुले जो है वो फट फट की आवाज के साथ में जो है वो फटेंगे, और ये पहचान होती है हाइड्रोजन गैस की, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो ज्वलनशील गैस है। तो ये जो है वो पॉप साउंड के साथ में फट फट की आवाज के साथ में जो है वो फटेंगे। और हम इसको सिंपली जो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जो वो एक परख नली ले रहे और परख नली के अंदर हमने जो वो एसिड जो वो ले लिया, धातु के टुकड़े ले लिए। जैसे गैस जो बनेगी तुरंत हम ऊपर जो उसको अंगूठे से जो वो बंद कर लेंगे, यहाँ पर गैस को बाहर नहीं निकलने देंगे, और ये गैस जब जो इकट्ठी हो जाएगी कुछ मात्रा में तो एक जलती हुई तीली अगर हम जो इसके पास में ले जाए और अंगूठा हटा के जैसे पास में जो ले जाएंगे तो पॉप साउंड जो है वो धप की आवाज जो है वो इस तरह की जो है वो आवाज जो है वो उठेगी, और वो पहचान होती है जो, और परत नली के किनारे पर जो है यहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदे जो है वो नजर आएगी, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया से जो बनेगा। तो ये जो पहचान है हाइड्रोजन गैस की जो, तो इस तरह से जो इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन गैस जो बनेगी, साथ ही साथ में एक लवण बनेगा, और वो लवण जो है वो परख नली में जो रह जाएगा। तो जब भी धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोजन गैस और लवण देती है। अम्ल जब भी जो है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करेगी तो धातु का लवण व हाइड्रोजन गैस जो बनाएगी, तो धातु प्लस तनु अम्ल, ये धातु का लवण प्लस हाइड्रोजन गैस जो बनाएगी। कुछ उदाहरण जैसे यही वाली अभिक्रिया को जो अगर हम लिखें तो जिंक H2SO4 के साथ में क्रिया कर रही है, तनु जो वो लिया हुआ है H2SO4, तो यहाँ से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में से H2SO4 दोनों मिलकर लवण बना लेंगे जिंक सल्फेट, और साथ में जो बचा हुआ पीछे हाइड्रोजन गैस जो है H2 वो गैस के रूप में जो बाहर निकलेगा। अगर हम इसकी जगह कोई सा भी दूसरा एसिड लेते हैं तब भी जो है वो लवण बनेगा, वो अलग अलग बनेंगे लेकिन बनेगी हाइड्रोजन गैस। जैसे हम धातु ले लेंगे मैग्नीशियम, एसिड ले लेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब भी जो है वो ये अभिक्रिया होगी, यहाँ से मैग्नीशियम, यहाँ से दो क्लोरीन के जो परमाणु है वो दोनों जोड़ करके MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेंगे, और दो हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में बाहर जो है निकलेगी। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमने पहले भी जो पढ़ी है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि धातु जो है वो अधिक क्रियाशील है जबकि हाइड्रोजन जो है वो कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देगा, तो इस तरह से जो धातु है अम्लों में से कम क्रियाशील हाइड्रोजन को विस्थापन कर देगी, और ये जो क्रिया संपन्न होगी। तो ये विस्थापन अभिक्रिया में भी जो हम देख सकते हैं। इसी तरह से क्षार की क्रिया जो है वो अगर हम जो है वो क्षार की क्रिया भी जो अगर जो वो धातुओं से करवाए
तब भी जो है वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कि अगर जो है हम क्षार ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की अभिक्रिया उससे जो वो करवाई जाए, तो यहाँ से जो है वो सोडियम के 2 परमाणु, साथ ही साथ में जो है वो ऑक्सीजन और जिंक, ये सब मिलकर के सोडियम जिंकेट लवण बना लेंगे सोडियम जिंकेट, और साथ में जो बची हुई हाइड्रोजन है वो जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से अम्ल और क्षार जो है वो धातुओं के साथ जब अभिक्रिया जो है वो करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी है जो बहुत कम क्रियाशील है, वो जो है वो अम्ल या क्षार के साथ में ये अभिक्रिया जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील जो है वो धातु होगी। तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो अभी हमने बात की कि जो है वो अगर धातु अधिक क्रियाशील होगी हाइड्रोजन से तभी ये अभिक्रिया हो पाएगी। तो अगर जो हाइड्रोजन से जो कम क्रियाशील धातु है वो जो है वो इस तरह की विस्थापन अभिक्रिया नहीं देगी और उसमें हाइड्रोजन गैस जो वो नहीं बनेगा। जैसे कि जो अगर अपन बात करें सोना, चांदी, प्लेटिनम, तो ये जो है वो इन अम्ल या क्षार के साथ में ये अभिक्रिया जो है वो नहीं देती है। ये भी जो है वो हमें याद रखना है। थैंक यू। अगला पार्ट जो है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो अम्ल व क्षार की आगे की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। थैंक यू।